Let's start with obesity. So, what is the definition? This is defined as an accumulation of excess body fat that is of sufficient magnitude to impair the health. So, there is accumulation of excess of the body fat, and this excess is not good for your body, right? So, this is divided according to the BMI. We have the classification as per the WHO, and then we have the Asian criteria, which is a little bit different from what that we have in the WHO. सबसे पहले आता है अंडरवेट, दोनों में सेम है अंडरवेट। कौन होंगे? जो 18.5 से कम जिनका BMI आएगा, ठीक है। नॉर्मल कौन होगा? जिनका 18.5 से 24.9 अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ रहेगा, लेकिन एशियन में हम थोड़ा और कम कर लेते हैं इसको, 18.5 से लेके 22.9 तक लेते हैं, ठीक है। ओवरवेट फिर हमने 24.9 पे खत्म किया था, तो फिर गोइंग टू स्टार्ट विद 25 टू 29.9, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे 23 से लेके 24.9 तक, ठीक है। क्योंकि हमें ओबीज में पहुंचना है 30 तक, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली पहुंच ही गए हैं 30 के करीब। लेकिन एशियन क्राइटेरिया में फिर इसको प्री ओबीज की कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिनका भी बीएमआई 25 से लेके 29.9 तक रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि ओबीज कौन होते हैं, हम डिस्कस ओबेसिटी कर रहे हैं ना, तो ओबीज कौन होते हैं? तो वो होते हैं जिनका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग 30 से ऊपर ही है, ठीक है। अब ओबीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। 30 से ऊपर तो कितना ऊपर, ठीक है। तो एक हो सकता है ओबीज टाइप 1 जो नॉर्मल ओबीज होगा, दूसरा होगा ओबीज टाइप 2 जो मॉर्बिड ओबीज होगा, और एक सुपर ओबीज होगा जो होगा ओबीज टाइप 3, ठीक है। तो ये वाला भी सेम है, ठीक है। ओबीज इज मोर देन 30, और आपका जो सुपर ओबीज है वो भी 50 से ज़्यादा है, दोनों, ठीक है। बीच में ही है सारे डिफरेंसेस तो नहीं है, दे आर एक्जैक्टली द सेम, ठीक है। 30 टू 40, 30 टू 40, 40.1 टू 50, 40.1 टू 50, तो ये सारा सेम ही है दोनों साइड, ठीक है। सो द ओनली डिफरेंस वाज लाइंग इन योर ओवरवेट एंड प्री ओबीज, बाकी ठीक है, ठीक है। दो टाइप्स की ओबेसिटी होती है, एक होती है सेंट्रल ओबेसिटी, एक होती है जनरलाइज्ड ओबेसिटी, ठीक है। सो दिखती बात है, सेंट्रल मतलब हम ज़्यादातर एब्डोमेन के आसपास जो भी फैट एक्यूमुलेशन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी हैं, एब्डोमिनल ओबेसिटी, विसरल ओबेसिटी, एंड्रॉइड एंड एप्पल शेप्ड होगी, ठीक है। अदरवाइज इसका काउंटर पार्ट कैसा होगा? गाइनोइड सॉरी, एंड पियर शेप्ड, ठीक है। तो ये एंड्रॉइड है, ये गाइनोइड है, ये एप्पल शेप्ड है, ये पियर शेप्ड है, ठीक है। बट आपको सेंट्रल वाले का पता होना चाहिए कि देयर इज इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द ट्रंक एंड इन द बॉडी फैट कैविटी, बट दिस फैट, बिकॉज ऑफ दिस फैट देयर इज अ ग्रेटर रिस्क फॉर सेवरल डिजीजेस, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो इनका है, ठीक है। यहाँ पे हमें इंक्रीज्ड वेस्ट टू हिप रेशियो मिलती है, एंड दिस इज अ वेरी एबनॉर्मल नंबर, ठीक है। अगर ऐसा आता है इन फीमेल्स मोर देन 0.9 एंड इन मेल्स मोर देन 1। अब इसके रिलेटेड हाइपोथेसिस है कि वाई एब्डोमिनल 1। सो इंट्रा एब्डोमिनल एडिपोसाइट्स जो होते हैं दे आर मोर लिपोलिटिकली एक्टिव देन अदर्स, मतलब वो सबसे पहले ब्रेकडाउन उनका होगा, ठीक है। सो दे रिलीज फ्री फैटी एसिड्स इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन, एंड दिस फ्री फैटी एसिड कॉज एडवर्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस, राइट। और जो हमारा जनरलाइज था उसमें तो फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो डिफ्यूजली इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू थी ऑल ओवर द बॉडी। नेक्स्ट इज एटियोलॉजी कि क्यों हो रही है ओबेसिटी। सो देयर कैन बी सम जेनेटिक एस्पेक्ट्स एंड देयर कैन बी सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक में वैसे तो ओबेसिटी पॉलीजेनिक है, लेकिन रेयर सर्कमस्टेंसेस में मोनोजेनिक भी हो सकती है, एंड यू माइट बी नोइंग अबाउट सम जेनेटिक कंडीशंस लाइक प्रेडोविलाई, राइट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वही है कि इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ फूड, ठीक है। फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है या लार्जर पोर्शन में फूड ले रहा है, अलग अलग वैरायटी का फूड खा रहा है, द रीजंस कैन बी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, राइट, द प्राइसेस कैन बी लिटिल लोअर, एंड दैट मीन्स यू कैन अफोर्ड फूड, सो दैट्स व्हाई यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, राइट। एंड इंक्रीज्ड कैलोरिक बेवरेजेस, you are not moving, sedentary behavior, reduced activity of daily living, right. There is no physical activity, okay, no special time for your exercises and nothing is there, just sedentary lifestyle. So these factors as a whole, they can lead to obesity. There are some reversible causes if the causes are related to your endocrine, like in endocrine some examples are hypothyroidism, Cushing syndrome, insulinoma, and there are certain drugs because of which weight can be increased, but that is a side effect of these drugs, okay. So we have psychiatric and neurologic medications, then we have steroid hormones, then we have anti-diabetic agents, then we have anti-hypertensive agents, right. So these are the most important four groups of drugs. Next is a little bit about the pathogenesis. So we have a peripheral efferent system. Peripheral मतलब पेरिफेरी में है, ठीक है। efferent मतलब जो भी सिग्नल्स लेके आएंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। तो पेरिफेरी में हमारे एपिटाइट से रिलेटेड कुछ सप्रेसिंग सिग्नल्स हैं। सप्रेसिंग मतलब हम नहीं चाहते कि वो अब खाना खाए, ठीक है। तो फिर क्या होगा? देयर आर सम स्टिमुलेटिंग सिग्नल्स जिसमें हम चाहते हैं कि पर्सन खाना खाए, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें हमारे पास हार्मोन्स हैं जैसे कि आपके लेप्टिन एंड एडिपोनेक्टिन, दोनों के दोनों जो हैं एडिपोसाइट्स ही सीक्रेट करते हैं, जिसमें से जो आपका एडिपोनेक्टिन है वो एक गार्डियन एंजल अगेंस्ट ओबेसिटी कहलाता है, ठीक है। और कुछ हार्मोन्स हमारे गट में होते हैं लाइक इंसुलिन, पेप्टाइड वाई वाई एंड अमाइलिन, ठीक है। तो ये हमारे किसके अंदर आ रहे हैं? जो सप्रेस कर देंगे भूख को, ठीक है। कौन कौन है आपके? लेप्टिन, एडिपोनेक्टिन, तो और गट हार्मोन्स, ठीक है। इसीलिए इसको गार्डियन एंजल अगेंस्ट ओबेसिटी, तो ये सप्रेस करने वाले हैं। स्टिमुलेट करने वाले गट हार्मोन्स कौन से हैं? ग्रेलिन एंड ओबेस्टेटिन, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू गो टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग में अगेन वी हैव सप्रेसिंग पाथवे एंड देन वी हैव स्टिमुलेटिंग पाथवे। मतलब इफ देयर इज अ पर्सन जिसने बहुत सारा खाना खा लिया है, नाउ द बॉडी वांट्स कि अब वो स्टॉप कर जाए, उसका एपेटाइट बंद कर जाए वो, ठीक है। ज़्यादा खाना वो ना खाए, तो दिस सिस्टम इज गोइंग टू एक्टिवेट, फिर यहाँ चला जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग में। सेंट्रल प्रोसेसिंग से फिर आपका सेंट्रल एपेटाइट सप्रेसिंग पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फूड इंटेक अब नहीं करेगा और जितनी भी एनर्जी है वो सारी यूटिलाइज होने लग जाएगी, ठीक है। थर्मोजेनेसिस में या फिजिकल एक्टिविटी में या जो भी आपका रेस्टिंग बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है उसमें वो यूज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर देयर इज अ पर्सन जो यहाँ पे स्टार्विंग में है या फास्ट रखा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये वाले हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे कि वो हम इसके अकॉर्डिंग फिर पाथवे के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये सिग्नल करेगा पर्सन को कि नाउ यू स्टार्ट टेकिंग फूड, तो फूड वाला इंटेक को बढ़ा देगा और एनर्जी एक्सपेंडिचर वाले को कम कर देगा।
ठीक है। तो ये वाला हमारा कौन सा था, सप्रेसिंग वाला। ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग से क्या आ गया हमारा लेप्टिन और फिर अल्फा मिलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। तो इसने क्या किया कि आप कोई भी फूड इंटेक मत करो और एनर्जी एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर दो। ठीक है। और जो दूसरी साइड था उसमें एनपीवाई पाथवे या मिलानोसाइड कंसंट्रेटिंग हार्मोन, ठीक है, एमसीएच, ठीक है, ओरिक्सिन। ठीक है। ये दो हैं। ठीक है। ऑल दोस अब ये क्या करेंगे मिलके, ये हमारा कौन सा पाथवे था, स्टिमुलेटिंग वाला, कि एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी को खर्चना बंद कर दो, फूड इंटेक करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। सो दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ द पैथोजेनेसिस। मैनेजमेंट के लिए हमारा गोल रहेगा कि हम वेट को बाय 10% फ्रॉम द बेसलाइन उसको रिड्यूस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। लो कैलोरी, लो फैट, लो डेंसिटी, फाइबर रिच फूड खाओ। यस, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम कर दो। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना खाना बंद कर दो। यू शुड अवॉइड फास्टिंग, दैट डज नॉट मीन कि आपने खाना खाना ही छोड़ दिया। ठीक है। उसके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे। ठीक है। यू कैन जस्ट स्लोली रिड्यूस, कट ऑफ द अमाउंट। ठीक है। स्मॉल पोर्शंस में आप खा सकते हैं। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, ट्राई टू डू मॉडरेट लेवल इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, मैक्सिमम टाइम्स ऑफ द वीक एटलीस्ट 5। ठीक है। 30 to 60 मिनट्स तक की डेफिनेटली करनी ही पड़ेगी। एंड यू हैव टू बी मोटिवेटेड। इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड फॉर लूजिंग योर वेट, देयर इज नो रोल ऑफ योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, राइट? अनदर इज योर फार्माकोलॉजिकल therapy. So we have some central acting drugs and then we have some peripheral acting drugs. So the first one is sibutramine. ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर बात करें तो ये मोनोअमीन रीअपटेक इनहिबिटर होती है। ठीक है। और ये क्या करती है, दिस स्टिमुलेट्स दी सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा एपेटाइट कम हो जाता है, रिड्यूसेस द एपेटाइट एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स डिक्रीज इन योर बीएमआर। ठीक है। डोज इज योर 10 to 15 मिलीग्राम ओडी। ठीक है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं लाइक हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, डिजीनेस, हेडेक कैन ऑकर। और कुछ कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियक एरिथमियास, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है। सो देयर वी कैन नॉट यूज इट। अनदर ड्रग इज देयर दैट इज रिबोनाबैंड, बट दिस इज बैंड क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे जो डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइडल टेंडेंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है। एंड आपके कुछ पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग्स हैं, ऑर्लिस्टेट एंड ओलिस्ट्रा। ठीक है। नाउ आपका जो ऑर्लिस्टेट है ये एक नॉन सिस्टमिक रिवर्सिबल इनहिबिटर है, किस चीज़ का, गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक लाइपेसेस। ठीक है। और डोज देखी जाए तो 120 मिलीग्राम बीडी और 3 times a day you can take with meals. ठीक है। And Olestra is also there. ठीक है। Other drugs are like metformin, GLP-1 analog, beta-histine and phentermine. ठीक है। Then we have some surgeries like bariatric surgery. We're going to discuss a little bit about this separately. Then we have liposuction, that is removal of large amounts of fat by suction. But this does not deal with the underlying cause, and weight regain frequently occurs. Right? Others are hydrogels. What are these hydrogels? These are orally taken twice daily before meals. Okay? And they expand in the stomach and intestines to create a sensation of satiety. They are not systemically absorbed and are eliminated through feces. So just a feeling देंगे कि पेट आपका भर चुका है. Then we were talking about this bariatric surgery. इसके कुछ 3 प्रोसीजर्स हैं. एक है आपका मेल एब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर. ठीक है. Now, as per this induces decreased absorption of nutrients. How? By shortening the functional length of the small intestine. The small intestine की आपने length छोटी कर दी. Now you're not able to absorb the nutrients. But problems वही होंगे, deficiency of nutrients, malnutrition. कुछ में anastomotic leaks हो सकते हैं या dumping syndrome भी हो सकता है. ठीक है. कुछ होता है restrictive procedures. इसमें हम क्या करते हैं, we reduce the storage capacity of the stomach. And as a result, early satiety arises, leading to a decreased calorie intake. और कुछ में हम दोनों ही कर सकते हैं कि हमने आपका stomach भी cut short कर दिया और small intestine को भी cut short कर दिया. So that was all about the obesity.